स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का दृष्टि पीसीएस के स्टेट एटलस प्रोग्राम के इस नए एपिसोड में। मैं हूं सलमान और आज हम जिस राज्य के स्टेट एटलस के बारे में चर्चा करेंगे वो राज्य है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य के स्टेट एटलस से संबंधित हम उन सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बनाए गए हैं बीते एक हफ्ते में। जो भी खबरें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं उनके तर्ज पर। तो हम इस एपिसोड में न केवल उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे बल्कि उन सवालों से संबंधित कोई भी ऐसा स्थान जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बीते एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से। सवाल पूछा गया था, दिए हुए कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 नीमच, मंदसौर एवं हरदा से होकर गुजरता है। यह बामनेर को नागपुर से जोड़ता है। बामनेर को बामनबोर भी कहते हैं जो कि गुजरात में स्थित है। पूछा गया था उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें यहां पर यह बात ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 47 जो है नीमच मंदसौर से होकर नहीं गुजरता है, बल्कि अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले से राज्य में प्रवेश करती है और आगे बढ़ते हुए इंदौर, हरदा से होते हुए ये आगे निकल जाती है और नागपुर को बामनबोर जो कि गुजरात में स्थित है से कनेक्ट करती है। तो यहां पर हम देखें तो पहला कथन गलत हो जाता है, वहीं दूसरा कथन जो है यह बिल्कुल सही है। एक बार इसकी पुष्टि के लिए मानचित्र को अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि यह झाबुआ से राज्य में प्रवेश करती, तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि झाबुआ जिला स्थित है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 47 आप सभी को दिखाया गया है जो कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए इंदौर से गुजरता है, फिर देवास होते हुए हरदा और फिर आगे होते हुए बैतूल और फिर ये कुछ इस तरह से आगे छिंदवाड़ा में प्रवेश करके राज्य से बाहर निकल जाता है और आगे जाकर के ये नागपुर तक विस्तृत हो जाता है। अब अगर इसकी बात करें यह कहां से आकर के राज्य में प्रवेश करता है यह राजमार्ग, तो अगर थोड़ा सा हम बड़ा करके इसके मानचित्र को देखें गूगल मैप के थ्रू, जो मानचित्र यहाँ पर आप सभी को प्रदर्शित किया गया है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यह गुजरात राज्य है, यहीं पर बामनबोर स्थित है और यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 47 कुछ इस तरह से आगे बढ़ता हुआ यहाँ से ये देखिए 47 से ये आगे आ रहा है और फिर ये गोधरा के समीप से होते हुए गुजरते हुए दाहोद के समीप से गुजर करके ये झाबुआ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है यहीं से राज्य में प्रवेश करता है और फिर आगे बढ़ते हुए जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये नागपुर तक चला जाता है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इसका उत्तर बी वाला दिया था, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा कथन है वही सही है, क्योंकि पहले कथन में नीमच और मंदसौर से यह राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। तो ऐसे छात्र जिन्होंने इसका उत्तर बी दिया था उनका उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे कुछ विद्यार्थी जो कि हमारे एपिसोड से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे बीते एपिसोड को भी देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा की जो तिथि है वह धीरे धीरे नजदीक आ रही है। तो हमारे पुराने एपिसोड को देखने से आप सभी को यह ज्ञात हो सकेगा कि मानचित्रों से आधारित किस तरह के सवाल आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या वह कौन सी खबरें हैं जिनके तर्ज पर मानचित्रों से जोड़ करके कोई भी सवाल आगामी परीक्षा में आप सभी से पूछा जा सकता है। तो ये रही बात मोटे मोटे तौर पर अभ्यास प्रश्न की, और आइए देखते हैं कि इस अभ्यास की पहली खबर कौन सी है जिसके तर्ज पर सवाल को बनाया गया है। छिंदवाड़ा स्थित सौंसर में तेंदुए के आतंक से आमजन हो रहे भयभीत। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि सौंसर में तेंदुए ने एक बार फिर से गाय के बछड़े का शिकार किया है। इसके साथ साथ वहां पर ऐसी घटनाएं लगातार देखी जा रही जिसकी वजह से सौंसर जो स्थान है यहाँ पर जो आम जीवन है वो इसके डर से, आतंक से काफी भयभीत हो रखा है और यहाँ के जो लोग हैं वो तेंदुए की वजह से काफी ज्यादा भयभीत है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, पेंच निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? विकल्प है नर्मदा, कन्हान, बावनथड़ी या वैनगंगा। पेंच नदी की अगर हम बात करें तो पेंच नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी छोर से निकलती है और किस जिले से निकलती है? यह छिंदवाड़ा जिले से निकलती है। तो अगर इसको मानचित्र पर हम देखें तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं यह जुन्नार देव एक विकास खंड है छिंदवाड़ा जिले में और इसी के आसपास सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी छोर से यह उद्गमित होती है और फिर यह दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए कुछ इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि पेंच राष्ट्रीय पार्क जो है उससे गुजरते हुए आगे जाकर के यह नागपुर में कन्हान नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि यह कन्हान नदी की
सहायक नदी है। तो लिहाजा प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि कन्हान इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न से पहले एक बार खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर है इंदौर से 151 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके। अभी हाल ही में इंदौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि आमजन की वहां पर कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि जो इसका फोकस था, जो इसका सेंटर था, वो इंदौर से तकरीबन 151 किलोमीटर दूर था, जिसकी वजह से कोई भी हानि इंदौर में नहीं हुई है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, दिए हुए कथनों पर विचार करें। चंबल नदी धार जिले की जानापाव पहाड़ी से उद्गमित होती है। यह 3 राज्यों में बहते हुए गंगा में विलीन हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर चंबल नदी के उद्गम की हम बात करें, यह जानापाव पहाड़ी से उद्गमित तो जरूर होती है, लेकिन धार जिले में नहीं, बल्कि इंदौर जिले में। तो इस तरह से पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। और अगर बात करें यह 3 राज्यों में बहते हुए गंगा में विलीन हो जाती है, तो यह कथन भी बिल्कुल गलत है। हालांकि यह 3 राज्यों में जरूर बहती है, लेकिन गंगा में ना होकर के विलीन, बल्कि यह यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो चंबल है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यहां से आप सभी देख सकते हैं कि दोनों कथन गलत हो जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। आइए मानचित्रों से इसकी पुष्टि करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं, यह जो जिला है मानचित्र पर, यह इंदौर जिला है। और यहीं पर जानापाव की पहाड़ियां स्थित है। यहां पर एक स्थान है महू, इसी के करीब से चंबल नदी का उद्गम होता है। फिर यह उत्तर की तरफ बहते हुए ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश तो है ही। तो एक राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य राजस्थान, और फिर ये राजस्थान से होते हुए फिर से ये एक बार मध्य प्रदेश की सीमा पर उसके कई जिलों से गुजरते हुए आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। यह यमुना नदी है। और यह कौन सा स्थान है जहां पर यह मिलती है? इटावा। और इटावा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से 3 राज्य में प्रवाहित होती है, यह तो बिल्कुल सही है। लेकिन यह गंगा में ना विलीन होकर के बल्कि यमुना नदी में विलीन हो जाती है, यानी कि यह यमुना की सहायक नदी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों कथनों जो है गलत हैं। तो लिहाजा इस प्रश्न का जो सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। शाजापुर में ज्यादा दूध देने वाली गायों के गोपालक होंगे मालामाल। यह खबर राज्य सरकार की तरफ से आई है। दरअसल राज्य सरकार गौपालन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे गौपालक जो कि गायों की रक्षा करने के लिए उनको पालते हैं, साथ ही साथ जो डेयरी उद्योग है जिससे कि बहुत सारे लोगों को व्यवसाय भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है, इसको बढ़ाने के लिए ऐसी योजना शुरू करने की बात राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित नगर या जिला समूह में से कौन सा पार्वती नदी के किनारे बसा है? विकल्प है देवास इंदौर, रायसेन भोपाल, शाजापुर राजगढ़ या इंदौर उज्जैन। तो मानचित्रों से देखते हैं, फिर जो भी सही उत्तर होगा हम इसको चुन लेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों को यहां पर मानचित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अगर पार्वती नदी की हम बात करें, पार्वती नदी जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से उद्गमित होती है और फिर यह उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए गुना जिले से होकर के आगे श्योपुर जिले से होते हुए ये आगे जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि यह चंबल की सहायक नदी है। और अगर मानचित्र पर हम यह देखें, जो इसका प्रवाह का मार्ग है, इसके अंतर्गत आने वाले वह कौन से जिले हैं जो कि विकल्प में दिए गए हैं। तो अगर हम सीहोर जिले की स्थिति को देखें तो सीहोर यहां पर है और यहीं से पार्वती नदी उद्गमित होते हुए कुछ इस तरह से आगे यह गुना से होकर के फिर यह सीहोर से होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। तो जो हमारा विकल्प दिया है उसमें राजगढ़ दिया हुआ है और शाजापुर दिया हुआ। तो यहां से हम देख सकते हैं कि शाजापुर और राजगढ़ जो है पार्वती नदी के किनारे बसे हुए नगर या जिला समूह है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा शाजापुर और राजगढ़ हो जाएगा। लेकिन जो अन्य विकल्प है एक बार उनकी भी पुष्टि कर लेते हैं। अगर देवास इंदौर की हम बात करें तो देवास यहां पर है और इंदौर यहां पर है। तो यहां से यह गलत हो जाता है क्योंकि उसका उद्गम जो है सीहोर से हो रहा है। वहीं अगला विकल्प अगर देखें तो रायसेन और भोपाल की बात कर रहा है।
रायसेन की स्थिति को देखें तो रायसेन यहां पर है और भोपाल यहां पर है। तो एक बार भोपाल को अगर हम मान भी लें तो रायसेन इससे काफी दूर है, तो लिहाजा यह वाला विकल्प भी गलत हो जाता है। वहीं अगर बात करें सबसे अंतिम विकल्प की, इंदौर और उज्जैन की, तो यह भी काफी इससे दूर है। इंदौर यहां पर है, उज्जैन यहां पर है, तो जो डी वाला विकल्प है यह भी हमारा गलत हो जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर सी वाला हो जाएगा, यानी कि शाजापुर और राजगढ़ जो है यह पार्वती नदी के किनारे बसे हुए नगर या जिला समूह है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। खबर है अनूपपुर के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। दरअसल यहां पर जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, खासकर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के। इसके अलावा उनकी कुछ अन्य मांगे भी हैं जिसको अभी तक राज्य सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। और इसी के अंतर्गत जो अनूपपुर के चिकित्सक हैं या डॉक्टर हैं, उन्होंने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इससे संबंधित सवाल पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का उनके उद्गम के अनुसार सही व्यवस्थित क्रम है। सोन, टोंस, बेतवा, सिंध, यह 4 नदियां हैं। इनको अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करके 4 विकल्प के रूप में आप सभी के सामने दिया गया है और आपको पूर्व से पश्चिम की ओर इनके सही व्यवस्थित क्रम में सजाना है। तो इनका क्या सही उत्तर होगा, इसको एक बार मानचित्र से कंफर्म कर लेते हैं। अगर मानचित्र पर हम देखें तो यहां पर नदियों का क्या क्रम होगा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, उसको हम बड़े आसानी से सजा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सोन नदी, तो सोन नदी सबसे पहले पूर्व में हो जाएगी, उसके बाद टोंस नदी हो जाएगी, उसके बाद अगर देखें तो बेतवा नदी हो जाएगी और उसके बाद देखें तो सिंध नदी हो जाएगी। तो यहां पर सही क्रम हमें पूर्व से पश्चिम की ओर मिल जाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्व की ओर हो जाएगी सोन नदी और सोन नदी से सिर्फ एक ही विकल्प है, यानी कि ए वाला, और यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सोन नदी, टोंस नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी। तो ये तो हो गया प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही व्यवस्थित क्रम नदियों का उनके उद्गम के आधार पर। यहां पर एक होमवर्क आप सभी को करना है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि ये जो चारों नदियां हैं ये किस किस जिले से उद्गमित होती हैं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर मैं यहां पर दे सकता हूं, लेकिन जैसे कि परीक्षा की तिथियां नजदीक आ रही तो थोड़ा सा आप सभी और मेहनत करिए और इसका क्या सही उत्तर होगा पता लगाइए, क्योंकि जब आप इसके उत्तर पता लगाएंगे तो आपको 2-4 फैक्ट और भी ज्ञात हो जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए, आप सभी के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। चलिए अगली खबर को देखते हैं। खबर है ओंकारेश्वर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया गया है और इसी के अंतर्गत ओंकारेश्वर जो कि खरगोन जिले में स्थित है, वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है दर्शन के लिए। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, महेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से कहां स्थित है? विकल्प है मंडलेश्वर, लावाखेड़ी, पुनासा या रानीपुर। तो महेश्वर परियोजना की अगर बात करें तो जो नर्मदा परियोजना है यह उसी का एक भाग है और यह परियोजना खरगोन जिले में स्थित मंडलेश्वर के पास स्थित है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। इसकी पुष्टि मानचित्र से अगर करें तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि जैसा कि यह नदी जो दिख रही है यह नर्मदा नदी है और यहीं पर आप सभी देख सकते हैं कि मंडलेश्वर की स्थिति को दर्शाया गया है और यह मंडलेश्वर जो कहां पर है यह खरगोन जिले में है और यहीं पर यह परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना? महेश्वर परियोजना। यहां पर ये जो 3 विकल्प दिए हुए यहां पर भी कुछ परियोजनाएं स्थित हैं। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि लावाखेड़ी, पुनासा और रानीपुर में कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले एक बार खबर पर नजर डाल लेते हैं जिसकी वजह से यह सवाल बनाया गया है। माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में प्रदेश में आगे उज्जैन पुलिस। राज्य में जो भी माफिया है, खासकर अगर हम बात करें तो भूमि माफियाओं की बात करें जिन्होंने अवैध रूप से कई भूमियों पर कब्जा कर रखा है और वहां पर अवैध रूप से मकानों का निर्माण कर लिया है, तो राज्य में उज्जैन पुलिस जो है उन्होंने सबसे ज्यादा कार्रवाई ऐसे माफियाओं के विरुद्ध किया है और रैंकिंग में उज्जैन पुलिस पूरे राज्य में अव्वल रही है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, उज्जैन संभाग की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से स्पर्श होती है? विकल्प है 3, 4, 5 या 6।
तो इसका क्या सही उत्तर होगा, एक बार मानचित्रों को देखते हैं, फिर हम अपने सही उत्तर को चुन लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से संभाग हैं और उन संभागों में कितने जिले स्थित है, उसकी स्थिति को इस मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अगर बात करें उज्जैन संभाग की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पीले कलर से दर्शाया गया है उज्जैन संभाग है, जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो अगर बात करें तो इसकी स्थिति कुछ यहाँ पर है। और अगर यहाँ पर हम देखें वह कौन कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो विस्तार से देखने के लिए हम इस मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले झालावाड़, दूसरा कोटा, फिर तीसरा भीलवाड़ा, फिर चौथा चित्तौड़गढ़, पांचवा हम यहां पर देख सकते हैं प्रतापगढ़, और सबसे अंत में रतलाम से सटा हुआ राजस्थान का एक जिला आप सभी यहां पर बांसवाड़ा देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 जिले हो जाते हैं जो कि उज्जैन संभाग के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, यानी कि राजस्थान के 6 जिले हैं। यहां पर भी आप सभी के लिए एक प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि रतलाम से सटा हुआ एक जिला है राजस्थान का बांसवाड़ा, और यह न केवल रतलाम से जुड़ा हुआ है बल्कि झाबुआ से भी अपनी सीमा को साझा करता है। हालांकि झाबुआ जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत शामिल जिला नहीं है। तो आप सभी को यहां बताना है कि बांसवाड़ा से वह मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर हो गया यहां पर डी वाला, यानी कि 6। चलिए अगली खबर देखते हैं। खबर है मंडला में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर डॉक्टर्स की प्रदेश व्यापी हड़ताल कल से होगी शुरू। जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में भी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में जो भी चिकित्सक हैं वो काफी हतोत्साहित हैं, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा उनकी कई सारी मांगों की पूर्ति नहीं की गई है, और इसी के चलते मंडला जिले में भी चिकित्सकों की हड़ताल शुरू होने वाली है। संबंधित सवाल बनाया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें। थावर परियोजना कन्हान नदी पर स्थित है। बालाघाट इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। थावर परियोजना की अगर बात करें तो यह कन्हान नदी पर स्थित ना होकर के बल्कि थावर नदी पर स्थित है। हालांकि कहीं कहीं पर आप सभी को वैनगंगा भी मिल जाएगा। यहां पर अगर देखें तो यहां पर मंडला जिला है और यहीं पर थावर परियोजना थावर नदी पर स्थित है, और थावर नदी आगे जा करके वैनगंगा नदी में मिल जाती है। चूंकि वैनगंगा जो है एक बड़ी नदी है तो कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में वैनगंगा भी मिल जाता है, लेकिन अगर कहीं पर विकल्प में थावर नदी या वैनगंगा आ जाए, आप लोग इसका सही उत्तर थावर नदी ही बताएंगे। हालांकि अगर थावर नदी विकल्प में नहीं है तो इस प्रश्न का सही उत्तर वैनगंगा हो जाएगा, और इससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? मंडला है। तो यहां से दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर बालाघाट दिया हुआ है और यहां पर कन्हान नदी दिया हुआ है। तो प्रश्न का सही उत्तर डी वाला हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। अगली खबर है, ग्वालियर में लगाए जाएंगे हजार्डस व ई वेस्ट का डिस्पोजल प्लांट। यह खबर मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर हजार्डस यानी कि विषैले तत्व जो है इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, जो नदियों में जाकर के मिल जाते हैं, जिससे कि जल काफी दूषित होता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां लोगों में पनपने लगती हैं। तो इससे निपटने के लिए साथ ही साथ जो भी ई वेस्ट है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है उससे निपटने के लिए ग्वालियर में प्लांट लगाया जाएगा। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर वन्य जीव अभ्यारण्यों का सही व्यवस्थित क्रम है। नौरादेही, ओरछा, घाटी गांव और करेरा, इन्हीं चारों वन्य जीव अभ्यारण्यों को अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करके 4 विकल्पों के रूप में दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही व्यवस्थित क्रम क्या होगा। तो पहले विकल्प में अगर देखें नौरादेही, ओरछा, घाटी गांव, करेरा, तो मानचित्र पर अगर हम देखें तो नौरादेही की स्थिति कुछ यहां पर आप देख सकते हैं, ओरछा की यहां पर, करेरा की यहां पर, घाटी गांव की यहां पर। तो यहां से आप सभी देख सकते हैं कि जो विकल्प में दिया गया वन्यजीव अभ्यारण्य है तो सबसे उत्तर की ओर घाटी गांव हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें उससे दक्षिण की ओर तो करेरा हो जाएगा। वहीं अगर उससे दक्षिण की ओर अगर हम जाते हैं तो ओरछा हो जाएगा।
और सबसे ज़्यादा दक्षिण की ओर अगर हम जाएँ दिए गए विकल्पों के आधार पर, चौथे नंबर पर हो जाएगा नौरादेही। तो सबसे पहले घाटी गाँव, करेरा, ओरछा। तो घाटी गाँव की जो शुरुआत है वो डी वाले विकल्प में है। घाटी गाँव, करेरा, ओरछा, नौरादेही। यही उत्तर से दक्षिण की ओर बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। आप सभी को एक बात बतानी है कमेंट सेक्शन में कि यह जो सारे वन्यजीव अभ्यारण्य है वह किन-किन जिलों में है। घाटी गाँव के बारे में हम बता दें तो घाटी गाँव जो है ग्वालियर जिले में स्थित है। बाकी के 3 कहाँ-कहाँ पर स्थित है, किन-किन जिलों में स्थित है, इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ने से पहले एक बार खबर पर नजर डाल लेते हैं। झाबुआ में होगा हलमा संबंधी अलग-अलग कार्यशालाओं का आयोजन। झाबुआ में हलमा संबंधी अलग-अलग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अब ये हलमा क्या है? हलमा मुख्य रूप से ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत किसी भी समस्या का निपटान करने के लिए पूरा समुदाय या ये कह ले कि जो भी गांव होता है उस गांव के समस्त व्यक्ति मिल करके किसी समस्या का हल एक साथ करते हैं। तो इसी पर अलग अलग कार्यशालाओं का आयोजन झाबुआ में किया जाएगा। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है? रतलाम, बड़वानी, झाबुआ या उज्जैन? तो क्या इसका सही उत्तर होगा आप सभी को ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में अपने सही उत्तर को दर्ज कर दीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आज के एपिसोड के माध्यम से जिन सवालों और जिन स्थानों के ऊपर चर्चा की गई वो आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में देने के लिए सादर आमंत्रित हैं। यहाँ पर एक बात जरूर आप सभी को ध्यान देना है कि जो भी प्रश्न आप सभी को एज अ होमवर्क दिए गए हैं उन सब के उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देने हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई और भी मजबूत तरीके से आगे बढ़ सके, क्योंकि परीक्षा की तिथियां धीरे धीरे नजदीक आ रही हैं और आप हमारे पिछले एपिसोड को भी देख सकते हैं। तो परीक्षा में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए दृष्टि संस्थान के साथ जुड़े रहें, स्टेट एटलस प्रोग्राम से जुड़े रहें। इसके अलावा जो भी अन्य प्रोग्राम दृष्टि संस्थान की ओर से मध्य प्रदेश स्पेशल के लिए चलाए रहे हैं तो उनसे जुड़ करके आप परीक्षा में बेहतर अंक ला सकते हैं। तो जुड़े रहिए दृष्टि संस्थान की ओर से। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रश्नों और नई खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।